आज के दोनों विषय कुटुंब शिक्षा के रहे। अब ये इतना व्यापक विषय है और इतना कठिन हमने बना दिया है कि इसकी जैसे-जैसे कल्पना करते जाते हैं, तो हम विस्मित होते जाते हैं। दुखद विस्मय है ये, सुखद नहीं। अब इसका शास्त्र की दृष्टि से, वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से और समाधान की दृष्टि से अगर हम विचार करें, तो इसका व्याप बहुत अधिक है। हम लोग व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि के बारे में जब विचार करते हैं, तो प्रकृति में मनुष्य के अलावा जितने भी हैं आविर्भाव परमात्मा के, उनको लेकर कोई बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य को लेकर ही सर्व प्रकार की चिंता है। कारण है, बाकी लोगों का अंतःकरण सक्रिय नहीं है, मनुष्य का अंतःकरण बहुत सक्रिय है और वही सारे उपद्रव मचाता है। अब इस अंतःकरण को लेकर जो स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्रता की चाह और मन का इतना संकल्प विकल्पात्मक होना, स्वच्छंद होना, स्वैर होना, इसको लेकर उसे बहुत अधिक नियमन की आवश्यकता रही। और इसलिए समाज व्यवस्था के बारे में ऋषियों ने जब चिंतन किया, तो उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत अधिक तपश्चर्या भी की होगी और बहुत अधिक व्यावहारिक चिंतन भी किया होगा। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक समाज व्यवस्था की कल्पना की, उसका एक खाका बनाया और उसके केंद्र में कुटुंब व्यवस्था को रखा। कुटुंब की व्यवस्था, कुटुंब की रचना, कुटुंब की भावना, ये अत्यंत व्यापक विषय हैं। केंद्रवर्ती मुद्दा उन्होंने ये रखा कि विश्व की जो दो आदिम जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, उनके संबंध को व्यवस्थित करना, ये सारी समाज व्यवस्था का केंद्र बिंदु बना। और स्त्री और पुरुष को एक माने उनको उनके संबंध को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने विवाह संस्कार की रचना की और इस न्यूक्लियस के आसपास कुटुंब की भी रचना की। ऐसे हमारी यह कुटुंब व्यवस्था समाज व्यवस्था की लघुतम इकाई के रूप में विकसित हुआ। अब कुटुंब को लेकर एक तरफ, जैसे अभी दोनों ही वक्ताओं ने बताया, एक तरफ धर्म संस्कृति की परंपरा बनाने के लिए वंश परंपरा अथवा कुल परंपरा की एक व्यवस्था बनी। दूसरा व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि के संबंधों को व्यवस्थित बनाने के लिए उसके साथ गृहस्थ धर्म और गृहिणी धर्म को जोड़ा और इस पूरी व्यवस्था को गृहस्थाश्रम ऐसा नाम दिया। फिर व्यक्ति का स्वयं का आजीवन विकास तो हो, इस दृष्टि से भी गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की विकास की कल्पना की, उसको जीवन विकास ऐसा नाम दिया और वह कुटुंब बिक्री से संस्कारों की भी व्यवस्था बनी। अब इसमें दोनों बातें समाहित हैं। जो भी संस्कार हैं, जो भी विवाह पद्धति है, जो भी कुटुंब की रचना है, उन सब को लेकर जो बातें ध्यान में ली गई, वो शास्त्रीय भी थी और व्यावहारिक भी थी। शास्त्रीय को ही वैज्ञानिक कहते हैं। तो जहाँ तक जेनेटिक साइंस है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उसको लेकर तो विवाह संस्कार में और संतानों को जन्म देने के बारे में सब कुछ शास्त्रीय पद्धति से चलता है। उसमें जेनेटिक साइंस भी है, माने सगोत्र सपिंड विवाह का निषेध करते हैं, तो उसमें यह शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक दृष्टि ही है।
और यह वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? तो जेनेटिक साइंस और बायोलॉजी और साइकोलॉजी इसमें बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये सगोत्र और सपिंड का निषेध नहीं माना गया है, वहाँ संतति अत्यंत दुर्बल होती जाती है, वंश नष्ट हो जाता है और समाज में भी उत्पात ही उत्पात होता है, व्यक्तिगत जीवन में भी हानि ही हानि होती है। तो ये तो इसके वैज्ञानिक कारण हैं। परंतु एक एक उल्लेख दोनों ही इसमें रह गया, वो है सवर्ण और सजातीय। ये विवाह का अनुमोदन किया गया है और इसको लगभग आदेश ही बताया है कि सवर्ण में ही विवाह करना चाहिए, सजाति में ही विवाह करना चाहिए। इसका संदर्भ शास्त्रीय से अधिक समाज शास्त्रीय है, व्यावहारिक है। वह आर्थिक व्यवस्था, व्यवसाय और समाज का संगठन, सुगठन, इंटीग्रिटी, इसको लेकर व्यवस्थितता, इसको लेकर किया गया है। वर्ण और जाति ये व्यावहारिक व्यवस्था है और पिंड और गोत्र ये वैज्ञानिक व्यवस्था है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों का ही जो प्रचलन है, दोनों की ही जो मान्यता है और जो हमारे 16 संस्कार हैं, इनमें दोनों दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। ऐसे ही वह आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही जीवन, व्यक्तिगत जीवन और समाज जीवन व्यवस्थित होता जाता है। परंतु आज तो व्यवहार में देखते हैं तो समस्या ही समस्या है। माने जो हमारे व्यवहार और शास्त्र दोनों का विचार करके एक पतिव्रत, एक पतित्व ये मान्य था, तो बहुपत्नीत्व मान्य था। बाल विवाह का अनुमोदन किया गया है, ब्रह्मचर्याश्रम का अनुमोदन किया गया है, विधवा विवाह का निषेध किया गया है, विवाह विच्छेद का निषेध किया गया है। विवाह की आयु का ध्यान तो अवश्य रखा ही जाता है और विवाह की आयु को लेकर व्यवहार व्यवहार का विचार भी है और शास्त्रीय विचार भी है, दोनों ही है। संतति की गुणवत्ता और व्यवहार में सुविधा और सुख और वैभव, इन स्वास्थ्य, इन सभी का विचार एक साथ किया गया है। ये तो हमारे ऋषियों की चिंतन और व्यवस्था शक्ति का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। परंतु आज इन सबको किसी को मान्यता ही नहीं है। अब मान्यता नहीं है, इसका कारण क्या है? जैसे अभी मधुसूदन जी ने बताया था कि पाश्चात्य समाज विचार, इसका जो प्रभाव है, उसके कारण से हमारी जो शिक्षा हुई है, उसके कारण से हमारी जो व्यवस्थाएं बनी हैं, इसके चलते हमारा जो मानस बनाए हैं, इस कारण से आज की सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब इसका उपाय, इसका कारण है अज्ञान और विपरीत ज्ञान। अज्ञान और विपरीत ज्ञान के कारण से हमने व्यवस्थाओं को भी प्रतिकूल बना दिया और मानस भी प्रतिकूल बन गया। तो अब इसका उपाय करना है तो सीधा सीधा इसका अध्ययन करना चाहिए, इसका शास्त्र पुनः प्रस्तुत करना चाहिए, इसकी व्यवस्थाएं नए से बनानी चाहिए, इसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सब हम कर ही रहे हैं, इसका ही प्रारंभ हम कर रहे हैं। इसको लेकर अनुसंधान से लेकर व्यवहार में शिक्षा की व्यवस्था करना, ये है। और हम सब जानते हैं कि पितामही विद्यापीठ के रूप में हमने इसका चिंतन भी शुरू किया है। चिंतन के बाद में इसकी कार्य योजना होगी और कार्य योजना के बाद प्रत्यक्ष क्रियान्वयन भी होगा। तो शास्त्रीय समझ से लेकर तो व्यवहार समाधान की योजना बनाना, यहाँ तक इस सारे विषय का व्याप है। इसको हम बहुत ही अल्प समय में और अल्प अध्ययन के बाद, अभी भी हमारा अध्ययन को तो शुरू हो रहा है, बहुत व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है।
मुझे एक मज़ेदार तुक्का सूझा कि आज जो 16 संस्कार हैं, उसमें अभी जैसे विवाह की पूर्व तैयारी है, तो ऐसा एक मौलिक नया संस्कार क्या हम विकसित कर सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं? जैसे वेदाध्ययन करना है, तो पहले उपनयन संस्कार होता है। अन्न ग्रहण करना है, तो पहले अन्नप्राशन संस्कार होता है। माने अन्नप्राशन के बाद अन्न ग्रहण शुरू होता है, यज्ञोपवीत के बाद वेदाध्ययन शुरू होता है, समावर्तन संस्कार है। अब औपचारिक शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हुई, अब गृहस्थाश्रम के लिए पूर्व तैयारी करो। तो ये पूर्व तैयारी का अर्थात समझो 15 वर्ष पूर्ण हुए, युवावस्था प्रारंभ हुई, तो उस समय विवाह की पूर्व तैयारी के रूप में अब हमें सब तैयारी करना है, इसका प्रारंभ करने के लिए कोई एक संस्कार हम क्या कल्पना में ला सकते हैं? समावर्तन ये नहीं है, समावर्तन विद्याध्ययन वेदाध्ययन पूर्ण होने के लिए है, होने का संकेत है। परंतु आज के समय में युगानुकूल विचार करते हुए जिस प्रकार से हमने प्राज्ञ संस्कार शुरू किया, उस प्रकार से ये कोई नया संस्कार हम स्थापित कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। ऐसा विचार हम सब लोग यदि उपयोगी और आवश्यक लगे तो करें। मुझे इतना ही समय दिया है, तो इतनी ही प्रस्तुति करके मेरा निरूपण समाप्त करती हूँ।